Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. And in today's quick revision series, we will talk about Indus Valley Civilization. And I guarantee you कि यहाँ से 101% इस साल 2025 में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को भी मिलेगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हम इसी एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको किसी बाहर भी किसी भी टेक्स्ट बुक से रीड करना पड़े. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इंडस वैली सिविलाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आई? नियर अबाउट आपके 2600 बीसी के अराउंड ये एग्जिस्टेंस में आई. और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी. अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता चला था, जब तक ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस ये सोचते थे कि सब कुछ वेस्ट की साइड है, इंडिया के पास खुद की कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है, वो अनसिविलाइज्ड है, इसीलिए वो हमारी वैल्यू नहीं करते थे और हमें अनसिविलाइज्ड अनएजुकेटेड समझते थे. बट ये सिनेरियो कब चेंज हुआ? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट टाइम उसके एविडेंस डिस्कवर्ड हुए, जिससे पता चला कि वेस्ट में ही नहीं, हमारे पास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी जो वर्ल्ड में काफी ओल्डेस्ट भी है और साथ में काफी अर्बनाइजेशन भी हमारी सिविलाइजेशन में देखने को मिला, जो बाकी किसी भी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन में इतना नहीं देखने को मिला. तो ये एक काफी बड़ी डिस्कवरी थी जिसने की हमारी इंडियन हिस्ट्री को भी काफी चेंज किया और साथ में वेस्ट को भी ये बताया कि यस, इंडियंस के पास भी उनकी खुद की सिविलाइजेशन है, वो खुद भी मॉडर्न है, उनके पास भी सारी चीजें हैं. इवन जब तक ऐसा नहीं हुआ था, जब तक तो जेएस मिल जैसे जो बहुत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे, उन्होंने भी इंडिया के कंटेक्स्ट में बोला कि उन्होंने भी टॉलरेंट इंपीरियलिज्म को प्रमोट किया और बोला कि ब्रिटिशर सही कर रहे हैं कि जो भी वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है और उसको सिविलाइज्ड बनाना जरूरी है. अब उसके बाद क्या हुआ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई. आपके पहले जो उसके हेड थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम. उन्होंने नियर अबाउट 1853 के अंदर हड़प्पा की जो जगह है जो अब करंटली पाकिस्तान में है उस साइड एक्सकवेशन किया था, लेकिन उन्होंने उन चीजों को इग्नोर किया और वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हड़प्पा की लेगेसी को पहचानने के लिए और वहां पर ज्यादा चीजें करने के लिए. बट सिनेरियो चेंज होता गया और सबसे मेन अचीवमेंट हमें मिली 1921 में, फर्स्ट टाइम जब दयाराम साहनी ने एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पा के रूइंस को डिस्कवर किया. अब अगर कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो बेसिक फीचर क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्ड यूज किया था जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला था और साथ में उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है कि वो सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस रिवर के बैंक पर थी. इंडस और इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन रिवर्स के बैंक पर थी. और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज हड़प्पा पहली सिटी थी इस सिविलाइजेशन की जिसको एक्सकवेट किया गया था. अब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें, जिस टाइम पे इंडिया के अराउंड आईवीसी सिविलाइजेशन थी, उसी टाइम पे उनके कंटेम्प्रेरी अदर वर्ल्ड में मेन कौन सी सिविलाइजेशन थी? आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी उसी टाइम के, एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन और आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सभी सेम टाइम पीरियड की ही सिविलाइजेशन है. अब बात करते हैं कुछ एक्सकवेशन इन ब्रिटिश इंडिया जो हुई और इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हुई, जिनसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ हड़प्पन रूइंस इज फर्स्ट ट्रेस टू द कार्ल्स मैसन बुक. एक कार्ल्स मैसन नाम के ऑथर थे, उनकी बुक थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब. ये बुक उन्होंने लिखी थी 1842 में. और जब उन्होंने इस जर्नी के बारे में लिखा तो उसके अंदर भी उनके अंदर हड़प्पा का मेंशन था. और उसके बाद तो दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर हड़प्पन सिटी के रूइंस को एक्सकवेट कर लिया. उसके बाद एक मेजर डिस्कवरी हुई जो आर.डी. बैनर्जी ने की, किसकी? मोहनजोदारो की 1922 के अंदर. उसके अलावा एन.जी. मजूमदार ने चाहुंदरो, एक इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा की, उसको एक्सकवेट किया. अमलानंद घोष ने कालीबंगन को, आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा को, जेपी जोशी ने भी धोलावीरा और सरकोतड़ा को, एस.आर. राव ने लोथल को और वसंत शिंदे ने राखी घड़ी को. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको इन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पर एक्सकवेट किया.
अभी तक देखा जाए तो मोर देन 2000 साइट्स जो हैं वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिल चुकी हैं। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी, वो थी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई, द डिस्कवरी ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड द इन द साइन बोर्ड एट धोलावीरा बाय, किसने की, आर.एस. बिस्ट ने की इन 1990s, वाज द मेजर डिस्कवरी। इस स्टोन इंस्क्रिप्शन से हमें ये काफी चीजें पता चली, हमें ये इंडस का साइन बोर्ड मिला, जिससे कि हमारी जो डिस्कवरीज थी उनके अंदर हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली और हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा मिला। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी रही। इसके बाद मेजर डिस्कवरी किसकी थी, राखीगढ़ी साइट की, जो कि हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास है, जिसको किसने किया, अमरिंदर नाथ ने 1997 में। जब तक हमने राखीगढ़ी के बारे में कंप्लीटली नहीं जाना था, उससे पहले माना जाता था कि जो मोहनजोदारो है वही हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट है। लेकिन जब हमने राखीगढ़ी को 2014 से ये सिनेरियो चेंज हुआ, जब वसंत शिंदे ने बहुत ज्यादा एक्सकवेशन राखीगढ़ी के अंदर किया, तो हमें पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी इन हिसार है। अब बात करते हैं 4 स्टेजेस की, 4 फेजेस इवोल्यूशन की, कि कैसे कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई। सबसे पहले का डेट बैक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का नियर अबाउट 3300 बीसीई, जिस पीरियड को बोला जाता है प्री हड़प्पा पीरियड। इस टाइम पर क्या था कि जो लोग थे वो सिर्फ अपनी नोमैडिक लाइफ को जी रहे थे और साथ में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर एक सिनेरियो आता है जो है आपका 3300 बीसी टू 2600 बीसीई का। उसके अंदर क्या था कि उस फेज को बोला गया अर्ली हड़प्पन फेज। उसके अंदर क्या था कि अर्बन सेंटर्स जो थे वो एमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे और विलेजेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे पहले के कंपैरिजन में। फिर एक इंपॉर्टेंट फेज आती है जिसको हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज, जिसके अंदर क्या था, जो टाइम पीरियड क्या था 2600 बीसी टू 1900 बीसी तक का। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अपने पीक पर थी। फिर हम लास्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं लेट हड़प्पन फेज की, जो थी आपकी नियर अबाउट 1900 टू आपकी 1300 बीसीई तक। इसके अंदर क्या हुआ था कि इसके अंदर सिविलाइजेशन कंप्लीटली डिक्लाइन हो गई थी और आर्यन इंडिया के अंदर आ चुके थे, आर्यन इन्वेजन इंडिया के अंदर हो चुका था। और उसके बाद आपके ऋग्वेदा वगैरह लिखे गए, आपका वैदिक कल्चर आया, फिर लेटर वैदिक पीरियड आया, वो सारी चीजें प्रोसीड होती चली गई। तो ये 4 फेजेस है जिनके अंदर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो डिवाइड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है ज्योग्राफी ऑफ हड़प्पन साइट्स। हमने ये देख लिया कि जॉन मार्शल ने इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसके बाद हमें देखना है कि ज्योग्राफी क्या है हड़प्पन साइट की। सभी साइट्स को हम याद नहीं रख सकते बिकॉज मोर देन 2000 साइट्स हैं। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जहां से हमें हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ पता चला है। अगर नॉर्थन मोस्ट में देखें तो आपकी नॉर्थन मोस्ट साइट है हड़प्पा की मांडा, वेस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी सुत्का गैंडोर, ईस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी आलमगीर एंड साउथर्न मोस्ट साइट है आपकी धैमामात। ये चारों साइट्स हैं जिनको आप एंड पॉइंट मान सकते हो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन की। उसके अलावा क्या है कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द सिटीज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो सारी इंडिया में है या पाकिस्तान में है, एक्सेप्ट वन साइट। उस साइट का नाम क्या है, शोरतुगई, जो आज के प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है। अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज की बात करें, जो कोस्टल एरियाज के ऊपर थी, पोर्ट सिटीज थी जहां से ट्रेड प्रोसीड की जाती थी जिन सिटीज से, तो वो आपकी है सुरकोतड़ा, कुंताशी, लोथल, बालाकोट एंड सूतका गैंडोर। ये साइट्स हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज के अंदर आती हैं। इनके अंदर सुरकोतड़ा जो है वो अलग जगह पर है, वो इंडिया के पास है। सूतका गैंडोर जो है वो इंडिया के पास नहीं है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, हम देखते हैं मेजर एक्सकवेशन जिनसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या फीचर्स थे जिसकी वजह से उस सिविलाइजेशन को एक अर्बन सिविलाइजेशन बोला गया। मॉडर्न टाइम तक भी ऐसे क्या लिंक्स हैं, मॉडर्न टाइम में भी ऐसी क्या चीजें हैं जो हम आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की फॉलो करते हैं, उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले है हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। एक स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग थी, जो वहां के घर थे वो बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे, पक्का हाउस बना हुआ था उनका, जैसे हम
नॉर्मल छोटी क्लासेस के अंदर जब हम स्कूल में होता है हम देखते हैं पक्का हाउस, कच्चा हाउस, तो नॉर्मली हम उस चीज को डिवाइड करते हैं कि अर्बन के अंदर क्या होता है, अर्बन सेंटर्स में क्या होता है, अर्बन एरियाज में क्या होता है कि जो हाउसेस होते हैं वो बेक्ड ब्रिक से बने होते हैं, अच्छी तरीके से वेल स्टेब्लिश होते हैं। तो वैसे ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही मिला। साथ में हमें वहां पे काफी फोर्टिफिकेशंस भी देखने को मिली कि कुछ जो लोग थे वो अपर पार्ट के ऊपर रहते थे, कुछ जो लोग थे वो लोअर पार्ट के ऊपर रहते थे, कुछ अपर पार्ट पर सिटाडेल्स पर रहते थे, कुछ नीचे रहते थे, जिनसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी थी, कुछ सोशल इनइक्वालिटी भी थी। मे भी ऐसा होगा कि जो रिच क्लास है वो सिटाडेल्स के ऊपर वहां रहती थी, या फिर कोई रूलिंग क्लास है वो सिटाडेल पर रहती थी, और जो बाकी पुअर क्लास है या फिर जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग थे वो नीचे रहते थे। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, एक चंद्रो ऐसी साइट है जहां से हमें कोई भी सिटाडेल के एविडेंसेस नहीं मिले, और जो पोर्ट सिटी है हमारी लोथल, वहां से हमें कोई भी ज्यादा फोर्टिफिकेशन के एविडेंसेस नहीं मिले। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था ग्रिड सिस्टम, कि उस टाइम के लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। उनकी जो स्ट्रीट्स थी वो राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे से क्रॉस करती थी, जिनसे अच्छी तरीके से एक बैलेंस बना रहता था। उसके अलावा उनका ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जैसा हम आज के टाइम पर देखते हैं उतना ही वेल एस्टेब्लिश ड्रेनेज सिस्टम उनके पास भी था। ऑलमोस्ट जितने घर हमें, जितने हाउसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, सभी स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे, और सभी के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। हम ये भी मान सकते हैं जो करंट इम्फेसिस है सैनिटेशन का, जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान के अंडर, उसके अंदर भी हम कहीं ना कहीं उस चीज को फ्यूचरिस्टिक वैल्यू को देखते हैं जो इंडस वैली के लोगों में आज से 3 से 4 हजार साल पहले थी। उसी सेम चीज को आज हम फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम वही वाटर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेटर ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ वो लोग आज से 3-4 हजार साल पहले किया करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर की। सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में मिला हमें मोहनजोदारो से, हमें मिला एक ग्रेट बाथ, जो माना जाता है कि वहां की रिचुअल बाथिंग से रिलेटेड था। जैसे आज हम गंगा नदी में स्नान करते हैं, उस चीज को हम बहुत पवित्र मानते हैं, तो मे बी वो ग्रेट बाथ को इसी टाइप से यूज किया जाता था। ब्रिक्स का साइज की बात करें तो ब्रिक्स का साइज था 6x12 मीटर साइज था, जो वहां पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस चीज को यूज किया हुआ था। हमें वाटर टैंक्स धोलावीरा से भी मिले, बट उनसे रिलेटेड हमें कुछ रिचुअली नहीं मिला। उसके अलावा इंपॉर्टेंट हमें क्या मिला, हमें ग्रेट ग्रेनरी मिली। कहाँ पर मिली? मोहनजोदारो के अंदर मिली, जिसके अंदर हम मान सकते हैं कि वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत पीक पर था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, तो वो ग्रेन्स को वहां पर स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उसके अलावा हमें जो ग्रैंडरीज हैं वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी 6 ग्रैंडरीज, हड़प्पा से भी हमें बेसिकली 6 ग्रैंडरीज मिली है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, तो अब हम इसकी बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज थी आर्टिफैक्ट्स की भी और स्कल्पचर्स की भी। अगर बात करें वहां पर कौन सी साइट्स ऐसी थी जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, तो वो आपकी थी चहुंदरो, बालाकोट एंड नागेश्वर। ये 3 साइट थी जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को हमें मिला। उसके अलावा क्या था, द अपर मेल बॉडी पार्ट, जिसको हम टोर्सो भी कहते हैं, इन रेड स्टोन इज द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ आईवीसी। ये क्या है? आईवीसी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर है। इस लेक्चर से आपका जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर में भी हम आईवीसी को ही एज अ फर्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया रेड स्टोन का जो टोर्सो अपर मेल बॉडी का पार्ट था, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कल्पचर था आईवीसी का। उसके अलावा क्या क्या स्कल्पचर इंपॉर्टेंट थे? द बियर्डेड मैन स्कल्पचर इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस स्कल्पचर। इस स्कल्पचर के अंदर क्या था कि हम मान सकते हैं कि वो स्कल्पचर में भी एंशिएंट टाइम के किसी प्रीस्ट की तरह हमें उसको आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट आपका द ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन आईवीसी। उस टाइम पर कॉपर बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, कॉपर से ब्रॉन्ज को बनाया जाता था। ब्रॉन्ज को कैसे बनाया जाता था? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ब्रॉन्ज कास्टिंग की जाती थी, और काफी फिगर्स हमें ब्रॉन्ज की भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है, जिनमें से इंपॉर्टेंट कौन से? एक तो आपकी डांगसिंगल जो हमें मोहनजोदारो से मिली, उसके अलावा हमें काफी बफेलोज, गोट और काफी एनिमल फिगर्स मिली, जो किसके अंदर? जो ब्रॉन्ज के अंदर बनी हुई फिगर्स हमें मिली। और जो डांसिंग गर्ल थी वो किस पोस्चर में बैठी थी? वो त्रिभंगा पोस्चर के अंदर, वो स्कल्पचर के अंदर हमें दिखाई
दे रही है। हमें कुछ टेराकोटा फिगर्स भी मिली, उस टाइम पर टेराकोटा भी यूज किया जाता था। टेराकोटा फिगर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स किसकी थी? सबसे इंपॉर्टेंट फिगर थी मदर गॉडेस की। ऐसा माना जाता है वो एज अ मदर गॉडेस को, किसको? अर्थ की ही वो पूजा किया करते थे, नेचर की ही वो पूजा करते थे। और हमें बहुत सारी सील्स मिली जो टेराकोटा से भी बनी हुई थी, कुछ स्टीटाइट और चर्ट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, इनसे भी बनी हुई हमें काफी सील्स मिली। सबसे इंपॉर्टेंट सील की बात की जाए तो वो है आपकी पशुपति सील। पशुपति सील को क्यों इंपॉर्टेंट बोला जाता है? रिलीजियस पर्सपेक्टिव से माना जाता है ये उस टाइम के शिवा की तरह ही वो उनको पूजा करते थे, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है पशुपति सील का वो भी इसी टाइप का है, इसीलिए उसको इस सील को प्रोटो शिवा भी बोला जाता है। योगिक पोस्चर के अंदर ये आपको सील मिलेगी। इसके अंदर 5 एनिमल्स हैं इस सील के अंदर, और वो 5 एनिमल्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। एग्जाम में काफी पहले पूछे भी गए, इवन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। वो आपके हैं डियर, बफेलो, राइनो, टाइगर एंड एलिफेंट। ये 5 एनिमल्स हैं जो आपको इस सील के ऊपर मिलते हैं। एंड द पोट्री भी है, काफी ज्यादा पोएट्री भी हमें आईवीसी साइड से मिली। और पोट्री कैसे बनाई जाती थी? व्हील के ऊपर ही पोट्री बनाई जाती थी। सबसे मोस्ट कॉमन पोट्री कौन सी थी? आपकी रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री। उसके अलावा वो बोट मेकिंग के क्राफ्ट से भी काफी ज्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को नॉलेज थी। वो बोट्स बनाते थे, उनको सी ट्रेड्स के लिए यूज करते थे। उसके अलावा वो स्टैंडर्ड वेट्स का यूज करते थे जो किसके मल्टीपल्स में होते थे? 16 यूनिट्स के मल्टीपल में होते थे। और ये वेट स्ट्रक्चर जो है मॉडर्न टाइम से काफी सिमिलर है, बिकॉज ऐसा होता था कि 16 यूनिट में तो एक आना जो होता था हमारा वो भी उसी चीज के बराबर होता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने मॉडर्न टाइम तक भी जो चीजें आईवीसी में फॉलो होती थी वो हमने मॉडर्न टाइम तक भी उन चीजों को फॉलो किया है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के फीचर्स देखते हैं। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है। हड़प्पा कहाँ है? बैंक ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर के किनारे आपका जो हड़प्पा है वो सिटी स्टेब्लिश थी। प्रेजेंट टाइम में वो जगह पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ से हमें काफी एडवोकेट एक्सेस पानी का था क्योंकि रावी नदी के किनारे था, और ईस्टर्न ट्रेड रूट्स भी आपके हड़प्पा से ही होकर निकलते थे। उसके अलावा हमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो कॉफिन ब्यूरियल्स हैं कि किसी की डेड बॉडी को कॉफिन में बंद कर दफनाया गया, वो एविडेंस हमें सिर्फ हड़प्पा से ही मिले हैं। मोहनजोदारो की बात करें, मोहनजोदारो मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग माउंट ऑफ डेड। कौन सी रिवर के किनारे थे? इंदस रिवर के किनारे आपके मोहनजोदड़ो सिटी एस्टेब्लिश हुई। यहाँ से हमें काफी चीजें मिली। ग्रेट बाथ मिला, ग्रैंडरी मिली, डांसिंग गर्ल मिली, पशुपति सील मिली, यूनिकॉर्न सील मिली, बियर्डेड मैन का स्कल्पचर मिला। हमें वोवन कॉटन पीसेस मिले, जिससे हमें पता चलता है कि कॉटन भी की भी इनको नॉलेज है, वो कॉटन कल्टीवेशन भी करते थे। और साथ में आपकी जो मोहनजोदारो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके अलावा धोलावीरा की बात करें, कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ के अंदर लोकेटेड है। लार्ज रिजर्वायर और इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग का हमें एविडेंस कहाँ से मिले? धोलावीरा से ही मिले। अगर अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, आप किस साइट के अंदर क्या चीजें मिली, कौन सी साइट क्यों पॉपुलर थी, ये सब कुछ आपको याद रखना है। मैं सभी साइट्स कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगी, आपको सभी साइट्स याद रखनी है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, ऐसा माना जाता है, कुछ मानते हैं कि वहां पर एक काफी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी सिस्टम था अंडर अ रूलिंग क्लास, लेकिन हमें कुछ डायरेक्टली नहीं पता। हम सिटाडेल जो हमने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा ऊपर सिटाडेल है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं, फिर सभी लोग लोअर पार्ट के अंदर रहते हैं। उससे हम मान सकते हैं कि जो सिटाडेल था वो क्या था? सीट ऑफ पावर था। और जो ग्रेट ग्रैंडरी हमें मोहनजोदारो से मिली उसको हम एज अ स्टेट की ट्रेजरी मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर करेंसी नहीं थी, तो वो जो ग्रेन्स को स्टोर करते थे वही उनकी ट्रेजरी थी। तो हम उस तरह से उस चीज को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई कंफर्म एविडेंस उस टाइम की पॉलिटिकल सिस्टम के नहीं है। और साथ में हमें कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। बस ये माना जाता है दैट हिस्टोरियंस बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, सिर्फ मानते हैं कि स्टैंडिंग आर्मी में भी था, क्योंकि कुछ सील्स के ऊपर, कुछ स्टोन्स के ऊपर हमें आर्मी के सोल्जर्स के डिपिक्शन मिले हैं, तो हम मान सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी तो डेफिनेटली नहीं थी, बट एग्जिस्टेंस में भी स्टैंडिंग आर्मी की एग्जिस्टेंस वहां पर थी। बट कोई भी चीज श्योरली अभी तक नहीं बोली जा सकती, मे बी फ्यूचर में ऐसी कुछ चीजें हमें मिल जाए जिनसे हम उन चीजों के ऊपर श्योर हो सके। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें, कोई टेम्पल का वहां पर हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, इसलिए हम मान सकते हैं काफी सेकुलर टाइप की सोसाइटी थी। वो टेम्पल्स और रिलीजन बेस के ऊपर, कास्ट वगैरह के ऊपर ज्यादा डिवाइडेड
नहीं थे। उसके अलावा एक अल्टरनेट थ्योरी ये भी कहती है कि आईवीसी के अंदर कोई सेंट्रलाइज पॉलिटी नहीं थी, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सिटी को डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर्स थे वो रूल करते थे। अब जो भी है, बट ये दो थ्योरीज हैं कि जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम आईवीसी के अंदर देखते हैं। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी। इकोनॉमी मेजरली डिपेंड करती थी उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर उनकी मेन क्रॉप्स पूछी जाए तो मेन क्रॉप्स उनकी थी व्हीट, बार्ले, सिसमम, मस्टर्ड, पीस। ये आपको याद होना चाहिए। साथ में राइस उनकी मेन क्रॉप नहीं थी, भले ही राइस आज हमारी सबसे ज्यादा बड़ी मेन क्रॉप है, बट उस टाइम नहीं थी। बट फिर भी हमें लोथल और रंगपुर ये दो जगह ऐसी हैं जहां से हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, possibly the world's first civilization in the world to raise cotton crop, मे बी हड़प्पन सिविलाइजेशन पॉसिबली वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन क्रॉप की कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था। बिकॉज हमें स्पिंडल वर्ल्स, हमें मोहनजोदारो में जितने घर मिले सब में हमें स्पिंडल वर्ल्स मिले, जिनसे हम मान सकते हैं कि वीविंग काफी पॉपुलर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे थी। हमें वोवन कॉटन के वोवन कॉटन क्लोथ के पीसेस मिले, उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि उन चीजों में के अंदर कॉटन यूज होती थी, तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है कि कॉटन कल्टीवेशन थी, जब भी उन चीजों के लिए वो कॉटन यूज कर पाते थे। तो इसलिए ये एक पॉसिबल थ्योरी ऑल्सो है। उसके अलावा क्या है, हमें वहां से कोई भी मेटेलिक फ्लो के एविडेंसेस नहीं मिले। अब ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आया भी था कि यूपीएससी ने पूछा था कि मेटेलिक फ्लो के एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से कहां से मिले। 3 साइट्स लिखी थी, फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ था नन ऑफ दीज। और वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्यों थे, बिकॉज जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी में ये पढ़ते हैं कि राखीगढ़ी और कालीबंगन के अंदर हमें प्लो फील्ड के एविडेंसेस मिले हैं, तो हम सोच लेते हैं कि प्लो फील्ड था तो प्लो के एविडेंसेस भी मिले होंगे, और वहां पर हम किसी ना किसी साइट को टिक मार्क कराते हैं। वहां हमें कालीबंगन ऑप्शन में दिखा, हम उसको टिक कराएंगे। बट उसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपको प्लो फील्ड के एविडेंसेस तो मिले हैं, लेकिन आपको प्लो के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। वो सिर्फ हिस्टोरियंस के एक अजप्शन है कि वहां पर हमें प्लो फील्ड्स हैं, तो मे बी मेटेलिक फ्लो होते तो हमें मिल जाते। मेटेलिक फ्लो तो उस टाइम पर नहीं थे, उस टाइम पे क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे आपका आयरन का यूज तो था ही नहीं, पर मे बी उनके पास वुडन के प्लो होंगे जिनसे उन्होंने फील्ड्स को फ्लो किया होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। बट हमें प्लो से रिलेटेड कोई भी एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं। इरिगेशन के एविडेंसेस की बात करें तो वो हमें मिले हैं शोरतुगई के अंदर। उसके अलावा जो कालीबंगन के फील्ड्स हैं वो हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो इंडस के सिविलाइजेशन के लोग थे वो दो क्रॉप्स को सेम टाइम पर और सेम फील्ड के अंदर साइमल्टेनियसली भी रेस किया करते थे। और ये प्रोसीजर आज तक इंडिया में फॉलो होता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और क्रॉप फेलियर से बचने के लिए। और ये चीज वो भी करते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन भी काफी पॉपुलर थी उस टाइम पर। अगर हम मेन एनिमल्स की बात करें तो उनको ऑक्स के बारे में पता था, बफेलो, गोट, शिप, पिग्स और हम्प बुल के बारे में उनको पता था। एंड साथ में वो ऑल्सो अवेयर थे किसके बारे में, डॉग्स के बारे में, कैट्स के बारे में, राइनोसॉर्स, एलिफेंट और डंकी और कैमल्स को तो वो ट्रेडिंग पर्पसेस से यूज भी किया करते थे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो हॉर्स से रिलेटेड ज्यादा अवेयर नहीं थे। हमें हॉर्स से रिलेटेड ऐसा कोई कंफर्म एविडेंस अब तक नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि यस हॉर्स जो था वो वहां पर इंट्रोड्यूस था या फिर हॉर्स के बारे में उनको पता था। और साथ में हम ये भी सेम चीज किसके लिए है, काउ के लिए भी है कि काउ से रिलेटेड भी ज्यादा नॉलेज उनको नहीं थी, सेम विद द हॉर्स। जिसमें कि हॉर्स बाद में जब आर्यंस आए इंडिया के अंदर और बाद में हमारा ऋग्वेदा और बाकी वेदास वगैरह लिखे गए, उस टाइम पर हॉर्स सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल था। और बाकी सभी सिविलाइजेशन के अंदर भी हॉर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बट आईवीसी के अंदर हॉर्स का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर क्या है कि हमें काफी सारे सील्स मिले हैं, वेट्स मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ट्रेड की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। उनकी जो ट्रेड थी वो बार्टर सिस्टम के ऊपर थी, कोई करेंसी उस टाइम पर नहीं होती थी। वो एक चीज लेते थे, दूसरी चीज उनसे वापिस ले लेते थे। तो इस तरह से उनका बार्टर सिस्टम से उनका सारा ट्रेडिंग सिस्टम चलता था। उनकी जो लिंक्स थे वो मिडल ईस्ट तक फैले हुए थे। टिग्रिस, यूफ्रेट्स जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस की मेजर रिवर्स है, वहां तक उनके लिंक्स जो थे वो फैले हुए थे। और जो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स है उनके अंदर एक वर्ड मेंशन है मेलुआ।
वो आपको पता होना चाहिए कि हम पॉसिबली मानते हैं कि जो महलुआ वर्ड है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया है। मेजर ट्रेडिंग गुड्स की बात करें, किन चीजों में ट्रेड ज्यादा करते थे, तो उसमें था टेराकोटा पोर्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, बीड्स, शीशेल, पर्ल्स एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके अंदर उस टाइम पर ट्रेडिंग की जाती थी। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजों में देखें तो शोर्तुगई के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलता है लेपिस लेजुलाई, लॉथल के अंदर आपको मिलेंगे बीड्स, जर्म्स, कैरलिन, खेतरी माइंस के अंदर कॉपर, ये तो आज भी काफी पॉपुलर है। अफगानिस्तान से हमें मिलता था टिन एंड सिल्वर, और साउथ इंडिया से मिलता था गोल्ड, जो आपकी कॉलर माइंस है वहां से हमें मिलता था गोल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ से ट्रेडिंग के लिए गुड्स आते थे और ये चीजें ट्रांसपोर्ट होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर सोसाइटी की बात करें तो काफी सोशल हायरार्की थी, कुछ सोशल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। सोशल डिफरेंसेस को हम कैसे देखते हैं कि जो सील्स थी वो बहुत गुड क्वालिटी की थी, वहीं जो टेराकोटा फिगर्स थी वो हमें इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली आईवीसी से एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो हम मान सकते हैं टेराकोटा फिगर्स जो थी वो काफी पुअर क्वालिटी थी, जिनसे हम थोड़ा सा सोशल डिफरेंशिएशन उस टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं। उनकी जो फैशन सेंस थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्नामेंट्स बनाते थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्नामेंट्स को वियर करते थे, और उनके जो भी स्कल्पचर वगैरह मिले हम उनसे मान सकते हैं कि उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी थी। और जो बिड इंडस्ट्रीज थी वो मेनली कहाँ पॉपुलर थी, कौन सी साइट्स पर पॉपुलर थी, और कौन सी साइट की इंपॉर्टेंट है, चाहुंदरो एंड लोथल के अंदर। उसके अलावा हम मानते हैं कि वो अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस मानते थे, और जो हमें मदर गॉडेस की स्कल्पचर मिली उससे भी हम यही पता लगाते हैं, और अर्थ की ही वो पूजा करते थे, धरती माँ की ही वो पूजा करते थे। उसके अलावा हमें ये भी एविडेंस मिला है कि वो ट्रीज की भी वर्शिप करते थे, क्योंकि हमें कुछ सील्स के ऊपर जो पीपल ट्री है जिसको आज भी हम वर्शिप करते हैं, आज भी हम पीपल को बहुत पवित्र मानते हैं, उसी चीज को वो भी वर्शिप करते थे। एनिमल वर्शिप के एविडेंस भी हमें मिले हैं कि एक आधी जगह पे हमें ये भी एविडेंस मिले हैं कि वो एनिमल की भी वर्शिप करते थे, और उसका एविडेंस क्या है, आपका वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील जो है वो उस चीज का एविडेंस है कि वो एनिमल वर्शिप में भी बिलीव करते थे। आज भी हम एनिमल वर्शिप में बिलीव करते हैं। एज अ हिंदू आप जो गाय है उसको बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं, और हम मानते हैं कि हमारे अलग अलग डिटी जो थे वो अलग अलग एनिमल से लिंक करते थे। उसके अलावा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बात करें तो हमें वहां से स्क्रिप्ट तो मिली हड़प्पा से, बट उस स्क्रिप्ट को आज तक हम समझ नहीं पाए, आज तक हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए, अंडरस्टूड नहीं कर पाए, वो अलग चीज है। उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो मेनली पिक्टोग्राफिक थी, जो अल्फाबेट्स थे वो डायग्रामेटिक सिंबल्स की तरह थे, वो प्रॉपरली उस चीज को डेवलप नहीं कर पाए, और उनके अल्फाबेट जो थे वो डायग्राम की तरह थे, और चीज उनकी पूरी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी, और ऐसे आप राइटिंग उसमें नहीं कह सकते। उनका जो राइटिंग स्टाइल था उसको बोला जाता है बोस्टोफिडॉन बोला जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि पहले आप एक लाइन लिखते हो राइट टू लेफ्ट के, और फिर नेक्स्ट लाइन आप लिखते हो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, मतलब आप ऐसे लिखते हो, ऐसे आपने ऐसे लिखा, फिर आपने ऐसे लिखा, फिर आप ऐसे, जो इस टाइप से आप उस चीज को लिखते हो उस स्टाइल को बोला जाता है बोस्टोफिडॉन। अब ब्यूरल प्रैक्टिस की बात करें, ब्यूरल प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर फेमस थी। मेनली ब्यूरल प्रैक्टिस हमें मोहनजोदारो के अंदर देखने को मिलती है। तीन टाइप्स की उनकी ब्यूरल प्रैक्टिस थी, कंप्लीट ब्यूरल, फ्रैक्शनल ब्यूरल एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरल। इसके अंदर जो आपका फ्रैक्शनल ब्यूरल है उसका मतलब ये होता था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, उसके बाद उसको ऐसे ही ओपन में छोड़ दिया, उसको जो बर्ड्स वगैरह एनिमल्स वगैरह उन्होंने थोड़ा खा लिया, खाने के बाद उनको जो खाना था उन्होंने खा लिया, उसके बाद जो डेड बॉडी बचता है डेड बॉडी के अंदर उसको वो दफना देते थे, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल ब्यूरल। मोस्ट कॉमन ब्यूरल प्रैक्टिस क्या थी, एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन उनकी मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस थी। एविडेंस की बात करें हमें वुडन कॉफिन और रेडिश क्लॉथ, ये एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं। पोस्ट ब्यूरल के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, हमें सुरकोतड़ा से मिलते हैं। डबल ब्यूरल एविडेंस कि दो लोगों को, यानी मतलब वो मे बी हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या फिर कोई और पेयरिंग में हो सकती है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, लोथल से और राखी गढ़ी से। हाँ, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हस्बैंड वाइफ का ब्यूरल साथ में मिला है तो कोई सती प्रथा वगैरह उस टाइम पर थी, नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस के हमें एविडेंसेस नहीं मिले, बट हाँ हमें डबल ब्यूरल एविडेंसेस जरूर मिले हैं लोथल से और राखी गढ़ी से। साथ में हमें ये भी पता चला कि वो भी लाइफ है आफ्टर डेथ वाली चीजों में काफी ज्यादा बिलीव करते
थे, क्योंकि काफी ऐसे ब्यूरल्स है जिनके अंदर हमें मिला कि उन्होंने कॉपर ऑब्जेक्ट साथ में रख रखे थे, काफी चीजें सील्स रख रखी थी और भी चीजें रख रखी थी जिनसे हम बिलीव कर सकते हैं कि वो लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर बिलीव करते थे। तो ये था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल। इससे ज्यादा बाहर वैसे कुछ भी नहीं बचता। उसके अलावा भी आपको करना हो तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी, जिसमें सिर्फ 4 चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री के, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको करना और साथ में उसके अंदर सोर्सेस को इग्नोर मत करना। अगर हम डिक्लाइन की थ्योरीज की बात करें, हम इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक से एंड कैसे हुई, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। अलग अलग हिस्टोरियंस के, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को आज तक हम डिक्लाइनिंग थ्योरीज के अंदर मानते हैं। बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि किस वजह से वो चीज डिक्लाइन हुई। डिक्लाइनेशन स्टार्ट कब हुआ? 1700 बीसी के अराउंड स्टार्ट हुआ। पहली थ्योरी कहती है आर्यन इन्वेजन और माइग्रेशन थ्योरी, जिसके अंदर हम मानते हैं कि हमें ये तो पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद हमारी जो वैदिक एज थी वो स्टार्ट हो गई थी, तो हम मानते हैं कि जब आर्यन आए उन्होंने इन्वेजन किया, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया होगा और काफी बड़ा सिविल वॉर वगैरह हुआ होगा, काफी बैटल वगैरह हुआ होगा, उनसे मे बी वो चीज हो गई और हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। हालांकि हमें कोई भी डायरेक्ट बैटल के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, और जो डायरेक्ट बैटल के एविडेंसेस ना मिलने से हम ये भी मानते हैं क्या पता कोई डिजीज फैल गई हो, कोई बीमारी फैल गई हो जिससे आईवीसी के लोगों की डेथ हो गई और वो चीजें खत्म हुई। नेक्स्ट पॉपुलर थ्योरी है वो क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि मे बी कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर रहा। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली, इंडस रिवर के अंदर फ्लड आ गया तो उससे भी वो चीज एंड हो सकती है, या फिर कुछ रिवर्स जैसे ऊपर से सतलुज वगैरह जो रिवर्स पास होती थी उन्होंने अपने कोर्स को चेंज कर लिया, जिनसे जहां चीजें थी उन्होंने अपने कोर्स को चेंज किया, कुछ एक आधी रिवर खत्म हो गई, जिससे क्या हुआ कुछ कुछ जगहों पर फ्लड आ गया जब कोर्स चेंज करने की वजह से, और कुछ जगह पर ड्रॉट की सिचुएशन आ गई, ड्रॉट की वजह से फेमाइन आ गया, एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया और वो चीजें खत्म हो गई। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी थ्योरी देते हैं कि अर्थक्वेक भी पॉसिबल है, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर अर्थक्वेक आ गया। अब वो जो एरिया है वो एरिया इतना अर्थक्वेक प्रोन एरिया आज के टाइम पीरियड के अंदर नहीं है, बट जैसे हमने गुजरात का अर्थक्वेक का इंसिडेंट देखा था 2001 के अंदर, तो उसके ऊपर उन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला कि ये एरिया आज से, जब उन्होंने स्टडी किया कि ये एरिया आज से 2-3 हजार साल पहले काफी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया था, और ऐसे चांसेस हैं कि आईवीसी के अंदर अर्थक्वेक आने से भी ऐसा हो सकता है, और अर्थक्वेक की वजह से भी आईवीसी जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गए। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रेड कोलैप्स थ्योरी, कि उनका जो मेसोपोटामिया की जो चीजें थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डिस्टर्ब हो चुकी थी, और उनकी वजह से उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट खत्म कर दिया था, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, और उनके साथ उनके ट्रेडिंग रिलेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्टर्ब हुए। अब ट्रेड रिलेशन डिस्टर्ब होने से इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, और अल्टीमेटली सब कुछ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर था सब कुछ कोलैप्स होता चला गया और हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तो ये कुछ मेजर थ्योरीज हैं जो डिक्लाइन के लिए यूज की जाती हैं, बट एग्जैक्ट क्या हुआ था वो तो अभी तक कोई भी नहीं बता सकता। इन फ्यूचर के एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलेगा, तो वो फ्यूचर की बात है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to subscribe my channel, like and share my video. Thank you.